अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा भी नहीं। नवाज शरीफ के मुताबिक वो इंतकाम की सियासत करने वाले बंदे नहीं हैं। वो दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखते। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे जेल में डालकर एसी निकलवाने का कहा गया। आज तुम जेल में हो, मैंने तो नहीं कहा एसी उतारो, एक के बजाय दो लगाओ। मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब क्या शिकवा होगा। मुझे ना निकालते तो आज हम G20 से आगे होते और हमें IMF की ज़रूरत ना होती। बानी पीटीआई एक रूठा हुआ बंदा है। हक को हक और सच को सच कहना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरे दिल में मुशर्रफ के खिलाफ कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मुशर्रफ से पूछता हूं कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वज़ीर आज़म को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और असेंबलियां भी तोड़ दी। अदलिया ने उनके गले में हार पहनाया और कहा कि हमें आपका इंतज़ार था, आप कहाँ थे। और फिर उस वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एटमी बटन पर हाथ रख के इसे दबाया था और एटमी धमाके किए। ये सिला मिला उस वज़ीर आज़म को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ फैसले पर हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुकम्मल कर ली है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करते हैं। उन्हें 14 साल की कैद हो गई क्योंकि उन्होंने तोशाखाना तोहफे की कीमत कम लगाई। 2 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि 27 बरस कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बायस वो सियासत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खान साहिब आपको गैर ज़रूरी रिलीफ मिला है, आप सिर्फ केस पर रहें। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि उनको दी गई सहूलियात और नवाज शरीफ को दी गई सहूलियात का मवाजना होना चाहिए। बानी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही उनकी आखिरी उम्मीद है। यूं एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर और दूसरी तरफ बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मामलात क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे या किसी और रुख पर आगे बढ़ेंगे? पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं, क्या नवाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त है? हसन निसार साहब, नवाज शरीफ से पूछा गया जब मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा वो बातचीत के लिए खुद संजीदा नहीं है, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? क्या वाकई बानी पीटीआई बड़ी रुकावट है सियासी बातचीत में? आई डोंट थिंक सो। बाकी बातें इनकी कि ठीक है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हो, मैं उनसे पूछता हूँ भाई, वहाँ तो वहाँ जाके पूछा जा सकता है ना, आप क्या पूछना। और वो बिले लगा दिए किसी भट्ट साहब को, हमें ही वो जहाज़ में यार, बहरहाल छोड़ें। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के बुनियादी मुतालबात मंतकी हैं, सिंपल। एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, अच्छा मान लें तो मुज़ाकरात कल शुरू हो सकते हैं। अगर मुज़ाकरात की बुनियाद ही कि उसकी बुनियादें ही लॉजिकल हैं तो मुज़ाकरात भी ऐसे ही होंगे और ऐसे होने से फिर बेहतर ना किए जाएं। लेकिन एक बात फ़िक्र ना करें, आज नहीं तो कल इस डेडलॉक ने ख़त्म होना है। कब कैसे इसका जवाब वक्त देगा और वक्त बहुत बेरहम होता है। हसन साहब, बुनियादी मुतालिबात मंतकी हैं आप कह रहे हैं, वो मुतालिबात में सबसे ऊपर मुज़ाकरात ही ताकतवरों से करना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके से सियासी मुज़ाकरात होंगे? वहाँ तो उनकी कोई शर्त भी नहीं है जब वो उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। नहीं तो बात तो फैसला कौन है, पूरी तारीख आपके सामने है। हम लोगों को ढीठों की तरह एमी जमहूरियत की पूंछ पे दुम पे खड़े होकर भूत पेरियाँ खाते रहे तो मर्जी है। जिसका जो दिल चाहता है वो सोचे और करे। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ये जो कुछ इस मुल्क में है वो नहीं, इससे पहले वो नहीं, अभी नवाज शरीफ को कोर्ट किया आपने, वो नहीं, हद हो गई भाई। इनके साथ क्या कर रहे हैं? कान से पकड़ा उधर फेंक दिया, इधर से चिमटी से उठाया उधर फेंक दिया। ये ट्रेडिशन है हमारी। अच्छे बुरे की बहस छोड़े आप, मगर कहीं तो दुरुस्त होना है सर, कहीं तो दुरुस्त होना है। सियासी तौर पर ही चीजों को आगे बढ़ना है। ओ भाई 76 देखो आयशा ये हम रटे रटाए अल्लाह खैर करेगा अल्लाह ये, और कहीं तो ये नहीं होता। रेड इंडियंस हैव नो फ्यूचर। मेरी कब्र पे जूते मारना, दे हैव नो फ्यूचर एट ऑल। कौमों की जिंदगियां होती हैं, इंसानों की तरह होती हैं। कौमें भी एज करती हैं। हमारा 76 साल से नहीं हुआ तो सुभान अल्लाह भाई, इट्स अनदर 25 ईयर्स ओनली। 100 साल हो जाएगा आपको।
तो आपका तो रिवर्स का सफर ही खत्म होने में नहीं आ रहा। फिर जब बानी पीटीआई जमहूरियत और आइन की बात करते हैं तो क्या धोखा देते हैं सबको, जब ये सब ऐसे ही है? तो फिर बिल्कुल फजूल है। इस मुल्क में जो बंदा आइन की और जमहूरियत की बात करता है, या वो खुद बेवकूफ है या दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। रियलिटी यही है। एकेडमिक गुफ्तगू करनी है तो वो और बात है, उसमें तो हम इस्लामी भी हैं। मुझे तो यहाँ इस मुल्क में कोई इस्लाम का अक्स दिखाई नहीं देता। तो फिर दो बातें होगी ना, मंतकी बात भी कर रहे हैं और फिर गलत बात भी कर रहे हैं बकौल आपके, एक ही सांस में। ओ भाई, मुतालबा ठीक है, मैं एक बात गलत कर रहा हूँ, एक बात सही कर रहा हूँ, और दूसरी बात भी वो ठीक है, दुरुस्त है। कौन सी जमहूरियत ठीक कब थी? रही तो जरूर वक्फों में चले। ठीक है ज़ैगम साहब, छोड़ो, वो भी नहीं थी, वो मांगे तांगे की हमी खैरात, कीप द चेंज तो रहती। दुरुस्त हो गया सर, दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो मैंने अदालत का हवाला दिया, नैब वाला मामला जहाँ चल रहा था, वहाँ जो गुफ्तगू हुई तो वहाँ कहा गया कि गिला सियासतदानों से और सियासी निज़ाम किसने बनाना है। बानी पीटीआई कहते हैं मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस निज़ाम की आखिरी उम्मीद साबित होगी? इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 22,50,000 केसेस पेंडिंग हैं। इन 22,50,000 केसेस की उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। लेकिन क्या अदलिया पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद पर कभी पूरी उतरी है? हमने देखा नहीं कि फांसियां लोग पहले चढ़ते हैं और उनकी अपीलों पे उनको बाइज्जत बरी बाद में किया जाता है। और आप देखिए कि किस तरीके से बार बार 1954 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया है, हाई कोर्ट्स ने लेट डाउन किया है, कोर्ट के सिस्टम्स ने लेट डाउन किया है। हमारी आला अदालतें भी उस अशराफिया का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान को लेट डाउन किया। इनकी आग एक दूसरे से उम्मीद ज़रूर होगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उम्मीद है, ना पाकिस्तान को पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई उम्मीद लग रही है। अब इनको एक दूसरे से उम्मीद हो तो हो, जो मेरी उम्मीद है वो तो पाकिस्तान के अवाम से है कि वही इस सिस्टम को बदलें तो बदलें। अब मियाँ साहब वो ये फरमाते हैं कि इमरान खान रुकावट हैं मुज़ाकरात के रास्ते में। खुद मियाँ साहब 4 साल तक बरतानिया में थे, तो उस 4 साल में मियाँ साहब बताएं कि उनके साथ मुज़ाकरात में कौन रुकावट था। उससे पहले वो 1 साल जब जेल में बंद थे तो उस वक्त मुज़ाकरात में कौन रुकावट था? किसने मुज़ाकरात किए तो वो बाहर गए, और किसने मुज़ाकरात किए तो वो वापस आए और उनके केसेस ख़त्म हुए। यही पोजीशन बिल्कुल पीटीआई की और इमरान खान की है कि जहाँ से तुमको उम्मीद थी वहीं से हमको उम्मीद है। एक दूसरे से तो उम्मीद है नहीं। एक दूसरे से तो उम्मीद तब हो सकती है जब ये एक दूसरे के साथ बैठकर कोई रूल्स ऑफ द गेम बनाए। इस वक्त तो ये एक दूसरे को देने की पोजीशन में भी नहीं रहे। लेकिन इमरान खान को, पीटीआई को ज़रूर ये सोचना है, जैसे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को सोचना पड़ा था कि ऐसी सूरत हाल क्यों है कि एक दूसरे से हम उम्मीद नहीं रख सकते, एक दूसरे के पास अख्तियार है ही नहीं। हमने अपना अख्तियार अपने हाथों से किसको दे दिया, कैसे दे दिया, और ये अख्तियार और ये इक़्तिदार हम वापस कैसे ले सकते हैं। अब उसमें एक काम तो ये है कि जब ये हुकूमत में आए तो डिलीवरी दें, अवाम से किए हुए वादे पूरे करें, अवाम को उन मुसीबतों से निकालें जिस मुसीबत में पाकिस्तान की इस तमाम अशराफिया ने डाल दिया है। और दूसरी बात है, अगर ये काम करना है तो आपस में भी मिलकर बैठें, कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनाएं। जब तक रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनाएंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, तो यही होगा कि अख्तियार किसी और के पास होगा। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, रूल्स ऑफ द गेम कैसे बनेंगे जब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो रुकावट है और वो वहां से कहते हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, हम इनसे बात क्यों करें। जो ऊपर मेरी और हसन साहब की भी डिबेट हो रही थी, मैं तो ताकतवरों से बात करूंगा। जब बात वहां होगी तो रूल्स ऑफ गेम वो बनाएंगे, मगर यहाँ ये खुद कोई भी जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं, तो क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए, इस वक्त हुकूमत के एंड पे, मुस्लिम लीग नवाज के एंड पर भी बिल्कुल कोई सिंसियरिटी नहीं है।
अगर वो कह रहे हैं तो लिप सर्विस है, और जो मियाँ साहब कह रहे हैं वो उनकी पार्टी नहीं कह रही, वो उनकी पार्टी नहीं कर रही। इस वक्त जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो पीटीआई को रगड़ा लग रहा है, उसको नवाज शरीफ साहब की पार्टी, नवाज शरीफ साहब के साथी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि रगड़ा लगे। वो बिल्कुल अलग थलग नहीं है उस रगड़े से, वो उस रगड़े का हिस्सा हैं, उस रगड़े से फायदा उठाने वाले हैं और फायदा उठाना चाहते हैं। ये दोनों तरफ की बात है। दूसरी तरफ वाले भी बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो लंबा रूट है वो उधर नहीं जाना चाहते। वो समझते हैं कि इस वक्त अगर बात हो सकती है तो वो फिर मुक्तदरा से हो सकती है, लेकिन मुक्तदरा पे बात करने के लिए जो उन्होंने तरीक़ाकार चुना है, जिस लेवल का दबाव डालकर वो अपनी कंडीशंस पे बात करना चाहते हैं, क्या उस तरीके से वो उनसे बात करना चाहेंगे? क्या मुक्तदरा उनसे बात करना चाहेगी? इस वक्त तो वो भी बात नहीं करना चाहती, और इस वक्त तो हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा कि जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए। दुरुस्त है, रास्ता नजर नहीं आ रहा जो सियासी इस्तेकाम है। शहजाद साहब, नैब का रोल हम सब इससे वाकिफ हैं, और अभी आखिरी दौर इमरान खान साहब के में देखा जाए तब भी हमारे सामने रहा, और अब यही तरमीम का मामला कोर्ट चला गया। इमरान खान साहब ने कोर्ट में कहा कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। क्या हर सियासतदान को जेल जाकर ही सियासी हकायक याद आते हैं? बड़ी हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जेल सिर्फ बात नहीं, ऑपोजिशन में जाके सब चीज़ें याद आती हैं, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, सबके सामने है, जाहिर है। सारा सच जो होता है वो ऑपोजिशन में बैठ के बोला जाता है, अनलेस कि आप इत्तेहादी हों और एक मुसाबकती तल्लक भी हो, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। देखिए, बात यह है कि इससे तल्लक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं या इमरान खान बानी पीटीआई जो है वो इसके अंदर एक मसला है। वो मसला ये है कि अगले 2-3 साल गुजारने कैसे हैं, इसका है। इससे ये इसका तल्लक इस चीज से है। और अगले 2-3 साल जो है, 4 साल, जितना भी अरसा है, वो कैसे गुजरेगा। अगर तो ये इनके कंट्रोल में है, यानी बानी पीटीआई और नवाज शरीफ साहब के, तो फिर तो इनकी बात का कोई वजन है, और अगर नहीं है तो फिर इनकी बात का कोई ना किसी की मसला पैदा करना और ना किसी की चाहत या ख्वाहिश पैदा करना बातचीत की कोई माने रखता है। दूसरी बात, सियासत खुद क्या चाहती है ये भी देखना पड़ेगा। सियासत की खुद अपनी भी कोई मर्जी है या नहीं है, और वो चाहती क्या है, कुछ चाहती भी है या नहीं चाहती। फिलहाल तो जो माहौल है वो ये चल रहा है कि तुम उधर और हम इधर, यानी एक लाइन बीच में डाल दी गई है कि तुम उस तरफ और हम इस तरफ हैं, और या तुम नहीं या हम नहीं, नफी है एक दूसरे की। ये है इस वक्त सियासत का हाल। सियासत तो इस डगर पे चल रही है। तो किस तरीके से मुज़ाकरात तो वहां किए जाते हैं जहां पर कोई एक कॉमन गोल हासिल करना हो। कॉमन गोल तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो एक दूसरे की नफी है जो करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बात ना नवाज शरीफ साहब कहते हुए जचती है, और ना ही किसी और को इस किस्म का वो दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है मुज़ाकरात के ना होने की। दूसरी बात, मुज़ाकरात अनकंडीशनल हुआ करते हैं जब भी होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि सबसे पहले अपने किए की माफी मांगो। यहाँ पे तो सबको माफी मांगनी है। यहाँ कौन है, कौम तो अब हम रहे ही नहीं, और कौम को ना रहने में और खत्म करने के अंदर सबका माशाल्लाह काफी अपना हाथ है। सबको माफी मांगनी है यहाँ पे। तो कौन अपनी माफी से मुबर्रा है या मुस्तस्ना है? किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यहाँ सब माफी मांगेंगे, इधर भी वाले भी, उधर वाले भी, और बाकी भी। उसके बाद जाके फिर आगे बात चलेगी। अगर चलाना चाहते हैं ना, माफी मांगे इस कौम से। उस कौम का एक अक्स आपके अगले सवाल में आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, यहाँ मोदी को आप नवाज शरीफ साहब मुबारक दे सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मजबूर है, वो नहीं दे पाते। उसकी कामयाबी को देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को भी देनी चाहिए मेरी नजर के अंदर। आफ्टर ऑल हमसाए हैं, हमारे सफारती दे चुके हैं, वो भी दे चुके, अच्छी बात की दे। लेकिन अगर ये उनसे दे सकते हैं तो फिर अपने मुल्क के जो आपके मुल्क के अपने लोग हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती? किसने मना किया आपको बात करने से? शहजाद साहब, क्या वाकई जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आपके ख्याल में वो कुछ और कह रहे हैं, हुकूमत कुछ और कर रही है, और पीटीआई बातचीत करना चाहती है, मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहती है? वो बार बार फिर ये क्यों याद दिलाती है हुकूमत को कि तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ताकतवरों से बात करेंगे? हाँ, क्योंकि सिक्का राइजुल वक्त यही है ना, सिक्का राइजुल वक्त यही है। देखिए, इस कौम को बदकिस्मती है हमारी। इस कौम को 9 मई 2023 और 8 फरवरी 2024 बड़ी देर तक और बहुत दूर तक हॉन्ट करेगा मेरी नजर के अंदर। ये इन जख्मों से कभी ये कौम निकल नहीं पाएगी, और बहुत एफर्ट चाहिए। और वो एफर्ट जो चाहिए इस कौम को उन जख्मों से निकालने के लिए, जो कि 9 मई 2023 का था और 8 फरवरी 2024 का है,
इससे निकलने के लिए एक बहुत कंबाइंड एफर्ट चाहिए, सबको नेक नीति के साथ और एक मुल्क के और वतन के साथ और कौम के साथ एक अपने ऑनेस्टी के साथ आगे लेके चलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हो पाएगा तो हम तो गुमे रहेंगे इन राहों के अंदर, ये बातों में। ये दास्तान गो जो है उनकी ये कौम है, ये अमल की कौम नहीं है। बदकिस्मती है हमारी लोक दास्तानें मशहूर हैं, आज तक चल रही हैं। अमल दिखा दो किसी जगह पे अगर कोई है किसी का तो ठीक है। मगर बड़ा एक अहम सवाल जो उठाया कि सियासत क्या चाहती है, जाहिर बात है ये किसी और ग्राउंड पर तय होगा। अफसार साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब बानी पीटीआई गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ही खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मिलकर बात करें। जब आग लगी हो तो पाक नापाक नहीं, आग पहले बुझाई जाती है, ये देखा जाता है। और फिर वो शिकवा कर रहे हैं सियासतदानों से कि अगर हम भी खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो क्या होगा। तो हमारी सियासत क्या चाह रही है? हर लम्हे, हर मिनट, हर दिन अदालत पहुंच जाती है, ये खुद आपस में कुछ भी तय करने के काबिल नहीं रह गई है। देखिए, ये ताज़ा खबर आई है कि खान हमारा भाई है। अब खान साहब ने ऑफ़र कर दी है, अनाउंस किया उन्होंने कि उन्होंने फ़ैसला किया वो सुप्रीम कोर्ट के इस नसीहत के जवाब में वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रहे हैं। अच्छा। जिसमें वो इस बात पे उन्होंने कहा है कि वो तमाम फरीकों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात को बेहतर कर सकता है। तो मेरा ख़्याल है ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है अगर ये परमानेंट है और ये अगर कोई इसके अंदर भी कोई गेम नहीं हो रही और कोई मौका परस्ती नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल है ये बेटर सेंस इज़ प्रिवेलिंग होना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल था, देखिए सियासत बहुत तरह की होती है। पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, बाई पार्टीजन होती है, डिवाइसिव होती है, प्रैग्मेटिक होती है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहाँ तो इस्लामी जमहूरियत भी रही है, सोशलिज़म की जमहूरियत भी रही है, सोशलिस्ट जमहूरियत भी रही है। तो जमहूरियत की बहुत सारी इकसाम है। खान साहब ने जो जिस पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रमोट किया है, शहजाद चौधरी साहब बार बार एक बात कहते रहे हैं पिछले 2-1.5 साल में कि खान साहब को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जमात को एक सियासी जमात रखना है या उन्होंने तशद्दुद के रास्ते पे चल के इसको कुछ और बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज उन्होंने ख़त लिखने के फ़ैसले का ऐलान किया है, इसमें भी ये बात उनको वाज़े करनी पड़ेगी कि वो अपनी सियासी जमात को प्रैग्मेटिक बाई पार्टीजन पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करे, या वो इसको एक पार्टीजन या फैशिस्ट जमात के तौर तरीक़ों के ज़रिए चलाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ वो टॉप पे हों और उनकी पार्टी टॉप पे हो और बाकी सब लोग जो हैं या मुल्क से बाहर हों या जेलों में हों। तो उसकी वजह ये है कि जो नवाज शरीफ ने बात की है, नवाज शरीफ और मैं ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि हम इससे बेहतर सियासत इख्तियार करेंगे और उन्होंने की भी। आइडियल नहीं थी लेकिन बहरहाल माजी से बेहतर थी। खान साहब क्योंकि नए आए थे, न्यू किड ऑन द ब्लॉक थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं तो किसी और तरीके से खेलूँ, क्योंकि अगर वो इस तरह ना खेलते जिस तरह उन्होंने खेला है तो वो अपनी जगह ना बना सकते। डिवाइसिव पॉलिटिक्स की उन्होंने, बाकी सबको गाली दी, बाकी सबको कह दिया गलत है, मैं सही हूँ, और लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने एक अपनी पोजीशन तो बना ली है सियासी। अब उसमें जिस ये मुश्किलात में से वो और उनकी जमात गुजर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे उनके अंदर पुख्तगी आनी चाहिए। और वैसे भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन बहरहाल इंसान एक हद तक एक ख़ास उम्र तक ही चल सकता है ना। और पॉलिटिक्स में तो फिर एक उम्र के बाद क्या करेंगे पॉलिटिक्स और क्या हुकूमत करेंगे। तो इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि ट्वाइलाइट ऑफ उनका करियर भी है पॉलिटिक्स का, उनकी लाइफ का भी, तो इसमें वो कोई अच्छी रवायत छोड़ के जाए, इस मुल्क के अवाम को थोड़ा सा रिलीफ, कुछ सांस, सुख का सांस ले लेने दें। कोई मईशत बेहतर हो तभी होगी जब ये आपस में बैठेंगे। जो जैसे आपने जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात की है कि जब आग लगी होती है तो पहले आग बुझाते हैं, पाकी नापाकी की बात बाद में होती है। विंस्टन चर्चिल भी तो जंग अजीम दोम में प्राइम मिनिस्टर बन गया था ना, उसका बरतानिया का, और फिर क्योंकि जंग का माहौल था उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे हमारे क्या इख्तलाफात हैं। उसके बाद जंग ख़त्म हुई तो उसको फारिग भी कर दिया गया। तो ये प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी होती है
खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए। खुद वो कहते रहते मैंने मगरिब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ पढ़ चुका हूँ, वहाँ फैमिलियाँ बना चुका हूँ। अफसर साहब, ये आपने जो गुफ्तगू की ना बड़ी बड़ी एक अच्छी और उम्मीद अफजा बात लगती है, लेकिन फिर हमारे सामने वो सियासत भी है, खासतौर पर पिछले 12-14 साल की सियासत। आपने खुद कहा उन्होंने एक पोजीशन अचीव की अपनी उसी सियासत के जरिए। क्या आप समझते हैं कि उस पोजीशन से वो वापस आ सकेंगे? सियासतदान दूसरों के बराबर खड़े होने को तैयार होंगे? क्योंकि वो उनकी अचीवमेंट है, वहां से नीचे आना कि इतना सहल होगा उनके लिए? देखिए, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए चैलेंज है अब। और सबसे बड़ा चैलेंज इंसान को अपने अंदर से होता है कि वो अपने अंदर की अना को मारता है कि नहीं मारता कौम के लिए। अपने अंदर की मैं को वो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते। वो सूफीज़म की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये मैं, तो फिर ये इन जगहों पर मैं तो नहीं होती थी। तो मैं नार्सिसिज्म से निकलेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। और एक बात और, आपने कहा पिछले 12-14 साल की सियासत, असल में प्रॉब्लम देखें, हम अगले भी वो बात हम करेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ खान साहब में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें भी है जिन्होंने खान साहब को इस बांस पे चढ़ाया है, और उनके साथी, उनकी बाकियात अभी भी उन जगहों पे मौजूद हैं जो खान साहब को बांस से उतरने नहीं दे रहे। तो वो, और वो मीडिया में भी हैं, वो जुडिशरी में भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं जिन्होंने इतनी डिवाइसिव और नफरत वाली एक सियासत इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा दी है, उन्हें चाहिए कि वो भी अपने बाहर के जो उन्होंने रहने के घर बनाए हुए वहाँ चले जाएं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हम पे रहम करें। इस मुल्क के अवाम बहुत पिस चुके, खित्ता आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। अब हमें थोड़ा सुख का सांस लेने दें कुछ सालों तक, फिर आ जाए दोबारा अपनी गेमें खेलने के लिए। वो क्या कहते हैं ना कि शौक सलामत शहर बहुत है आग लगाने को। देखना है कि क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी जेल के दिनों में आई है। जिस स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो जिस बयानिए के साथ आगे बढ़े, क्या उसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ वो वहां से उतर पाएंगे? एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। वो ख्वाब जो पाकिस्तानी टीम ने कौम को दिखाए थे वो तोड़ दिए हैं, वजह क्या टीम ही है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन शिकस्त के जख्म अभी तक ताज़ा हैं। मैच में पाकिस्तान के लिए जितनी अच्छी बातें हो सकती थी वो सब हुई। मैच से पहले बारिश हुई, पाकिस्तान ने टॉस जीता, भारत को कम तरीन स्कोर पर आउट किया, हदफ के ताक़ुब में अच्छा आगाज भी किया। भारतीय फील्डिंग भी खराब रही। हर लिहाज से ही मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत थी। बहुत से भारतीय शायकीन हार तस्लीम करके ग्राउंड से रुखसत हो गए। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट ने जश्न की तैयारियां भी कर ली, मगर फिर पांसा पलटा और पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच प्लेट में रखकर भारत को बतौर तोहफा पेश कर दिया। इससे कबल वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान तारीख में पहली बार क्रिकेट खेलने वाली अमरीकी टीम से भी बदतरीन शिकस्त खा चुका है। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को उस अमरीकी टीम ने शिकस्त दी जिसके खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं और पहली बार किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी पर पूरा मुल्क अफसुर्दा है। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों को फारिग कर नई टीम बनाने की, खिलाड़ियों की मुराद कम करने और प्लेयर्स के एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर पाबंदी लगाने जैसे मुतालिबात किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद साल पहले तक T20 क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह क्या सिर्फ खिलाड़ी ही हैं? गुज़श्ता 2 साल में चेयरमैन PCB की जिम्मेदारी 4 मुख्तलिफ शख्सियात को दी गई। रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ और रवाम बरस, सेनेटर, वजीर दाखिला और वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB लगाया गया। हर चेयरमैन अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपनी सिलेक्शन कमेटी, अपनी मर्जी के खिलाड़ी, जाती पसंद नापसंद और अपने कवानीन से टीम को चलाता रहा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए पूरी कौम इकट्ठे हंसती और मिलकर रोती है। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी और सपोर्ट के लिए 25 करोड़ अवाम सियासी, माशी, माशरती और दीगर तमाम मसाइल को यकसर भुलाकर एक हो जाते हैं। मगर जवाब में टीम की ऐसी कारकर्दगी खिलाड़ियों के साथ साथ मैनेजमेंट की कारकर्दगी और प्रोफेशनलिज्म पर भी कई सवाल खड़े करती है। क्या गुज़श्ता 2 साल में टीम में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया? क्या खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते वक्त फिटनेस और साबका रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखा गया? क्या टीम और मैनेजमेंट में सियासी मुदाखलत, यारी, दोस्ती और ग्रुपिंग खत्म करने के लिए इक़दामात किए गए? अगर ये सब किया गया होता तो यकीनन आज नताइज मुख्तलिफ होते। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को भारत और अमेरिका से शिकस्त, वर्ल्ड कप का सफर अगर मगर पर 2 साल में 4 चेयरमैन PCB, बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? सिर्फ खिलाड़ी या मैनेजमेंट? अबसार साहब।
खिलाड़ियों को तो मैं कोई दोष दूंगा ही नहीं। देखें, खिलाड़ियों को कुछ भी कहना ज़्यादती है। छोटे छोटे लड़के हैं और छोटी छोटी जगहों से आते हैं, एकदम से इतना एक्सपोजर मिलता है, न्यूयॉर्क का, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ घूमते हैं, तो उनकी तो ना हम उनको इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं, ना जिस्मानी तौर पे तैयार करते हैं। तो हम हर काम को ही अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। इसमें भी यही हाल है। हमारा कल्चर इतना ख़राब हो चुका है कि किसी एक चीज़ को आप ये नहीं कर सकते क्रिकेट को ठीक कर दें तो बाकी चीज़ें ख़राब चलती रहें, बाकी चीज़ें ख़राब हैं तो क्रिकेट भी ख़राब है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैनेजमेंट की नाकामी और मैनेजमेंट की ख़राबी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक धड़े के लोग हैं, धड़ा बंदियाँ हैं हमारे अंदर। हमारा जो धड़ा है ऊपर आ जाएगा तो अपने धड़े के लोगों को लाएगा, चाहे उन्हें अलिफ बे ना आती हो। देखिए, मैं बात थोड़ी सी खुल के करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब इस पोजीशन के लिए वो मेरिट पे या डिज़र्व करते हैं। उनको इस बारे में बहुत पता है, एक्सपर्टीज़ है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं इस मामले में ये नहीं कहता कि उनको क्रिकेटर ही होना चाहिए था लाजमी, लेकिन एक तरफ आप वजारत दाखिला है, आप एक तरफ इतने मुश्किल मुल्क की वजारत दाखिला जिसमें रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी चल रही है, रोज़ाना पाकिस्तान के फ़ौजी और पुलिस वाले और पैरामिलिट्री के लोग शहीद हो रहे हैं, और वो न्यूयॉर्क में कभी होते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, कभी पोप से मिल रहे होते हैं, तीसरी तरफ वो सेनेटर भी हैं। मतलब आप बहुत कमाल शख्स है, मैं मानता हूँ, आउट क्लास है, मान लिया भाई, लेकिन ये मुल्क 25 करोड़ का है। यहाँ पे और भी टैलेंटेड लोग होंगे जो इस पोजीशन के लिए इसको बेहतर कर सकते हैं। पिछले 20-25 साल में मैंने एक चेयरमैन पीसीबी नहीं देखा सिवाय नजम सेठी के, जो आया और उसने कुछ किया। और नजम सेठी ने पीएसएल इंट्रोड्यूस करवाया, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान वापस लेके आए। उसके अलावा आप देख लें, दुआओं पे चलते हैं हम, या वो कोई मर गया, कोई बीमार हो गया दूसरी टीम का, तो हम आगे आ जाते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, बारिश पे चलते हैं। तो ये एक इंतहाई हमारी बदकिस्मती की बात है कि एक बस हमने अपना, और फिर होता क्या है, चेयरमैन नहीं आता है, वो मैनेजमेंट नहीं लाता है, पहले तो पीसीबी की, फिर उसके बाद टीम सिलेक्शन कमेटी नहीं आती है, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं आता है, वो नए वो ले आता है, उसको क्या कहते हैं, कोचेस हर फील्ड के। और कहाँ से अचानक आ जाते हैं? एक ग्रुप बंदी है ना, एक ग्रुप जाता है दूसरे को उठा के वो कैप्टन बाहर निकाल देते हैं, वो नया आता है, फिर वो नई मैनेजमेंट आती है, नए कोचेज आते हैं, नए सेलेक्टर्स आते हैं, नया कैप्टन आते हैं, वाइस कैप्टन आते हैं। 4 कैप्टन खेल रहे हैं टीम में, ना इत्तेहाद जैसे हमारे अंदर है, जैसी सियासत हमने मुल्क में डिवाइसिव की हुई है, अब वो क्रिकेट में भी नजर आ रही। एक चीज थी खुश होने की, लेकिन इन लोगों को देखिए, जो लाने वाले हैं ना, असल कसूर उनका है। दुरुस्त हो गया, सारी बात आपने कह दी, लाने वाले जिम्मेदार। शहजाद साहब, इमरान खान साहब थे तो रमीज राजा साहब बेस्ट थे, शहबाज शरीफ हुए तो नजम सेठी साहब राइट चॉइस थे, पीपल्स पार्टी आई तो ज़का अशरफ, वो क्योंकि इत्तेहादी थे उन्होंने अपनी डिमांड कर दी, और अब मोहसिन नकवी साहब हैं। ये चेयरमैन पीसीबी सियासी बुनियादों पर भर्ती होगा तो फिर तकर्रुरी सियासी है तो मेरिट कैसे आएगा खेल में? अच्छा, देखिए, आपने जो बातें की इब्तदाई में अभी सवाल के अंदर, जो अफसार साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो सब ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इससे थोड़ा सा जरा और एक और पहलू की तरफ जाना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी क्रिकेट टीम आपकी कौम का जो असल हकीकत है उसका अक्स और आईना है। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर हर वो बीमारी मौजूद है जो कि आपकी कौम के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करती है, और उसी का इजहार, उसी का परताव, उसी का अक्स आपको वहां नजर आता है। तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ये दोष, हाँ, उनके अपने अंदर थोड़ी चपकले चलती है, अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, वो भी एक हमारी कौमी हकीकत का अक्कासी करती है ना, कि इत्तेहाद की तो बिल्कुल है कि वहां पे कमी है। लेकिन इससे बढ़ के मैं चंद चीजें और जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। आप नामीबिया, नेदरलैंड्स और आयरलैंड को देख लें, ये सब पार्ट टाइमर्स हैं, तीनों के तीनों मुल्क। लेकिन पार्ट टाइमर के साथ एक माशरा ऐसा है जो डिसिप्लिन में बिलीव करता है। आप उनको जब स्क्रिप्ट देते हैं और उनको आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने ये मैच इस तरह खेलना है, आप उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के अंदर देखें, एग्जैक्टली टू द प्लान काम करते हैं ये पार्ट टाइमर्स तीनों मुल्कों के, क्योंकि माशरा डिसिप्लिन्ड है। माशरा एक वैल्यू सिस्टम लेके आया जो कि टीम के अंदर अक्कासी होती है। वो कुछ और काम करते होंगे, लेकिन जब ये काम करते हैं तो वो भी उन्हीं एथिक्स और उन्हीं इजहार पे, उसी वैल्यू सिस्टम पे करते हैं जिस पे अपना बाकी काम करते हैं। अमेरिका का मैं जिक्र करता हूं, उससे ज्यादा फिर आ जाइए आप अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान मुकम्मल जज्बा है। आज अफगानिस्तान अपनी क्रिकेट टीम की वजह से पाकिस्तान से एक बेहतर हालत में नजर आ रहा है, सिर्फ एक खेल की वजह से, एक अपनी टीम के इजहार की वजह से, जो इत्तेहाद, जिस तरीके से वो लड़े, जो जज्बा उनके अंदर था, जिस तरीके से यकसू और यकजा होकर उन्होंने अपना मैच का इजहार किया, खेल का इजहार किया, इससे कौमें बनती हैं। अमेरिका में इसका इजहार, वो भी पार्ट टाइमर्स ही हैं, लेकिन वो देखिए
वो जो तालीम होती है वो कितना फर्क डालती है। नटवालकर जो है, जो उनका बॉलर था, जो मेन जिसने पाकिस्तान को फंसा के रख दिया, वो नटवालकर जो है वो क्या क्या MS है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, कहां से, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इस तरह के लोग वहां जब खेलेंगे तो फिर उनका जो मेकअप है, मेंटल मेकअप, वो डिफरेंट होता है। इंडिया ने क्या किया, अपने आप को कहा 90 के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पहले हम अपने आप को बिल्ड करेंगे। मईशत भी बिल्ड हुई, टीम भी बिल्ड हुई, फिर जब सामने आई तो किस तरीके से बिल्ड आई, एक नया इजहार लेके। हमारी कौम, अगर आज आपकी क्रिकेट टीम ये पूछ बैठे कि हमसे तो कहते हो कि हमने ये किया, मुझे बताओ एज अ कौम आपने पिछले 15 साल में क्या किया है, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। ठीक तो मेरा ख्याल है कि हमें कौम के तौर पे अपने ऊपर अंदर देखना है कि हमने फेल किया है, और कौम को वो कोई ऐसा पिलर नहीं दिया जिसके खिलाफ, जिसके गिर्द खड़े हो कि हम कौम बन सके। बड़े कोई अहम ऐसा सवाल मौका नहीं है जिसके अंदर क्या। बिल्कुल ठीक, शहजाद साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन साहब, शहजाद साहब कह रहे थे 25 करोड़ अवाम इन 11 लोगों में दिखते हैं, ये 11 लोग आईना और अक्स हैं। हम 11 भी ऐसे दुनिया के स्टेज पे ना रख सकें कि जो जीत घर ले आएं, जो अपनी काबिलियत मनवा सकें। आपने मुझे बड़े गलत लम्हे पे डिस्टर्ब किया। मैं इस वक्त पढ़ रहा था द सेल डीड ऑफ अमृतसर। अच्छा, ये जो बात शहजाद साहब ने की है, मुझे ये बात करते हुए और लिखते हुए 33 साल हो गए। 14 मजमूए हैं कॉलमों के, उन पे तारीखें भी होती हैं कॉलम। अच्छा, अब रहेगा आपका सवाल, इसको छोड़ें। जो सवाल है आपका जी खिलाड़ी और मैनेजमेंट, वो दोनों तो हैं ही, वो तो कोई तोप नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल फिजा में सिर्फ जवाल दर जवाल है। इस बात को अगर आपने रूहानी तौर पे, फिक्री तौर पे, नफ्सियाती तौर पे इसको समझना हो तो अदीम हाशमी मरहूम का एक शेर है, समझना है तो किसी सियाने से समझ लें। गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। वाह, मेरा ये जुमला वायरल रहा है कि टाइटैनिक डूबता है तो पूरे का पूरा, ये नहीं फर्स्ट क्लास बच गई। अरूजो जवाल देखें, दोनों में स्नो बॉलिंग होती है। कौमों की तारीख है, मैंने तो नहीं लिखी। और लॉस्ट सिविलाइजेशंस, हम में से बहुत सौ को नाम भी नहीं आते उसके, बड़ा बड़ा अरूज, वो नहीं पता लोगों को, वैनिश्ड। सो अरूजो जवाल। अच्छा, अब सवाल बेसिकली ये फजूल इसलिए है कि अगर क्रिकेट में आपका जुमला मैं दोहरा रहा हूं, कारकर्दगी बदतरीन है तो मईशत से लेकर सियासत तक, आपकी अखलाकियात तक, कहां बेहतरीन कारकर्दगी। आज मुझे को दिखा रहा था सोशल मीडिया पे, नंगा करके औरत को मार रहे हैं थाने में। तुम हो क्या? सारे खेल उनके, बकना भी उनके बारे में, और ये लॉन टेनिस और ये बैडमिंटन और ये कैरम और ये लूडो, हैव यू एवर थॉट? आपका तो खेल ही कोई नहीं। जाओ कहते चोर सिपाही खेलो, जो खेल रहे हो तो लौंडे लपाटे वो अपनी जगह पे हैं, बट नो, यहां सवाल किस चीज पे नहीं। ठीक हो गया, मर चुका अंदर सब कुछ। वैसे ये भी एक दिन हमारा सवाल होना चाहिए कि हम इस सवाल से निकलना क्यों नहीं चाह रहे। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी आखिर में आते हुए कि वो कह रहे हैं चेयरमैन PCB कि अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा है और हारने की वजूहात क्या है, और अब वो एक सर्जरी की बात कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। उनका ख्याल था माइनर से काम चल जाएगा। आप इसे जिम्मेदार समझ रहे हैं, सब क्यों हो गया? हमें भी बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि PCB में क्या चल रहा है। मेरे दोस्त इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे जैसे असल मसला जो है क्रिकेट में मैच जीतना है, असल टूर्नामेंट जो है वो क्रिकेट के मैदानों में होते हैं। असल टूर्नामेंट वो नहीं है। असल टूर्नामेंट ये है कि PCB का चेयरमैन कौन बनेगा। असल ट्रॉफी तो ये है। असल सवाल और असल टूर्नामेंट ये है कि बोर्ड में कौन कौन होगा। असल टूर्नामेंट ये है कि सिलेक्शन कमेटी किसके पास होगी, एडवर्टाइजमेंट के राइट्स किसको मिलेंगे, माल कौन बनाएगा, दौरों पे कौन जाएगा। असल मसला तो ये है। मोहसिन नकवी साहब तो जीत गए। देखे कैसे चालाकी से उन्होंने वजारत आला के दौर में छोड़ने से पहले ही काबू कर लिया। इससे पहले आप पीछे जरा जाके देखिए कैसे मैच पड़ा हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में कि चेयरमैन PCB कौन होगा। सवाल यह नहीं था
कि कौन सबसे टैलेंटेड है, कौन सबसे बेहतर है, कौन पाकिस्तान को इस खेल में बेहतर ले जा सकता है। एक ही खेल बचा है जिस पर कुछ फख्र है, जो कुछ सिंबॉलिक है, जिस पर कौम इकट्ठी होती है। बाकी ओलंपिक्स में तो अंडा है ना साल हर साल से। असल मसला ये हो रहा था कि तुम्हारा बंदा होगा या मेरा बंदा होगा, और ज़रदारी साहब जीत गए, क्रिकेट हार गई। उसके बाद बोस नकवी साहब जीत गए, फिर क्रिकेट हार गई। असल मसला ये है कि ये मुल्क मेरिटोक्रेसी नहीं है, मेरिटोक्रेसी बनने को तैयार नहीं है। चीन को देखिए, चीन जमहूरियत ना सही मेरिटोक्रेसी है। पिछले ओलंपिक्स में उसने 262 मेडल्स लिए। मैं 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, और भारत ने 7 लिए, क्योंकि भारत उस तरह की मेरिटोक्रेसी नहीं है। भारत अवाम पे खर्च नहीं करता, भारत के अवाम उस तरह सेहतमंद नहीं है। और अगर अफ्रीका को देखें, जो डेमोक्रेसी भी है और बड़ी हद तक मेरिटोक्रेसी भी है, 1174 उन्होंने ओलंपिक्स के मेडल लिए। दुरुस्त है। और हमारे लिए दिस इज जस्ट अनदर प्राइज। ना अवाम की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सेहत का मसला है, ना नौजवानों की सहूलियात का मसला है, ना क्रिकेट और खेल को और दूसरी खेलों को प्रमोट करने का मसला है। मसला ये है कि अशराफिया के अंदर जो बंदर बांट है, कौन सी चीज जिसने पकड़नी है। बिल्कुल ठीक हो। जिसके हाथ जो लगता है वो लेकर भागते हैं, और उसी में उस बहुत सारी गठड़ियों में एक गठड़ी क्रिकेट भी है। ठीक हो गया। जिसके हाथ लगता है वो लेकर भागते हैं। तो अच्छी बात है, मसल मैच पर ही बात किया करें, इस मैच पे बात ही ना किया करें। ठीक हम है, उस मैच पे बात किया करें जो अशराफिया खेल रही है। वो मुल्क जिसके हर गली मोहल्ले हर दिन क्रिकेट खेली जाती हो, जिसकी 8 दर्जन PSL की टीमें हो, सालाना मैच होते, वो 11 ऐसे खिलाड़ी ढूंढ कर दुनिया के स्टेज पे खड़ा ना कर सकें जो मेंटली फिजिकली फिट हो, तो सोचने की बात है, और सोचिए जरूर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।